हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी पॉलिटिकल सेज। आज हम हमारे लेक्चर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले वो जाके देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा। अब तक जो हमने देखा वो ये देखा कि ब्रिटिश रूल ने इंडिया को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस दिए। ठीक है, जो ब्रिटिश रूल था, देखो जो इंडिया में, ये हमारा इंडिया है, इसमें जो ब्रिटिश रूल हो रहा था इस टाइम पे इंडिया को इसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस दिए थे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है कि अगर इंस्टीट्यूशन जो है ब्रिटिशर्स से आए, चलो ठीक है, मान लिया कि जो इंस्टीट्यूशन है वो हमने ब्रिटिशर्स से ले लिए, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है वो कहाँ से आई है? तो इसका जवाब है इंडियन नेशनल मूवमेंट, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था ना, वो अंग्रेज़ों को इंडिया से बाहर भेजने के लिए नहीं था सिर्फ, ये एक नए भारत, नए इंडिया की कल्पना थी, की सोच थी। हमारे लीडर सोच रहे थे कि आज़ादी के बाद इंडिया कैसा देश होना चाहिए, तो उस सोच के हिसाब से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। ठीक है, तो उस टाइम पे सबसे पहली डिमांड थी सोवरेनिटी एंड सेल्फ गवर्नमेंट। क्या है इसका मतलब? तो देखो, ब्रिटिश पीरियड में, जो ब्रिटिश पीरियड था उसमें फाइनल जो अथॉरिटी होती थी वो लंदन में होती थी। ठीक है, तो नेशनल मूवमेंट ने कहा कि देश के फैसले देश के लोग खुद करेंगे, कोई और हमारे देश के फैसले नहीं लेगा। इसी सोच का रिफ्लेक्शन प्रीएम्बल्स में लिखा गया। अब देखो, हम हर बुक पे, हमारी जितनी भी एनसीईआरटीज़ की बुक होती है उसमें प्रीएम्बल लिखा गया है, राइट? तब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो प्रीएम्बल में एक लाइन है, आपने नोटिस करी होगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें इसका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो सबसे पहले डिमांड क्या थी? सोवरेनिटी एंड सेल्फ गवर्नमेंट की, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जो भी फाइनल मतलब अथॉरिटी हो, डिसीजंस हो, वो कोई और देश का इंसान ले। हमारे देश के लोग खुद डिसीजन लेंगे हमारे देश के लिए। ठीक है, दूसरा जो कंट्रीब्यूशन था वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आज हर 18 साल से ऊपर का जो नागरिक है, जो सिटीजन है, वो वोट दे सकता है, चाहे उसकी इनकम, कास्ट, रिलीजन या एजुकेशन कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, वो वोट देता है। तो ये उस समय में एक बहुत प्रोग्रेसिव डिसीजन लिया गया है। नेशनल मूवमेंट ने देखो एक फंडामेंटल राइट्स की भी डिमांड की थी। फ्रीडम फाइटर जो थे उन्होंने स्पीच, इक्वालिटी और डिग्निटी के लिए स्ट्रगल किया। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के राइट्स को स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। क्यों करी थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने फाइट? स्पीच के लिए, इक्वालिटी के लिए, डिग्निटी के लिए ही तो करी थी। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को के राइट जो हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। इसी के साथ लीडर्स एक ऐसा भारत चाहते थे, एक ऐसा इंडिया चाहते थे जहाँ पे सोशल जस्टिस और इक्वालिटी हो। ठीक है, डेमोक्रेसी का देखो, वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी चाहते थे। अब डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं होता है ना। आप क्या कहते हो कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन होता है? नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है हर सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। डेमोक्रेसी तुम दे रहे हो, एक तुम बोल रहे हो कि यस हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो दैट डजंट मीन कि सिर्फ वोटिंग राइट्स उसमें इंक्लूड होते हैं। नो, उसमें सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहली डिमांड क्या थी? सोवरेनिटी, सेल्फ गवर्नमेंट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, फंडामेंटल राइट्स, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी होनी चाहिए हमारी कंट्री में। और एक इम्पॉर्टेंट आइडियल था नेशनल इंटीग्रेशन।
देखो, इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है ना। बहुत डाइवर्स कंट्री है इंडिया। अलग लैंग्वेज है हमारे यहाँ पे, अलग रिलीजन्स हैं, अलग कल्चर्स हैं सबके। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ बनाना इम्पॉर्टेंट है, ना कि उसे वीकनेस बनाना है हमें। जो हमारी डाइवर्सिटी है वो हमारी कंट्री की वीकनेस नहीं होनी चाहिए, वो हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क देते हैं, लेकिन नेशनल मूवमेंट ने उस फ्रेमवर्क को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और जो ह्यूमन राइट्स की स्पिरिट दी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अब हम ऐसी चीज़ की बात करते हैं, उस इंस्टीट्यूशन की जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली ड्राफ्ट किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये एक इंस्टीट्यूशन है। बेसिकली यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो ऑफिशियली ड्राफ्ट किया गया था। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप्स हो सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्जाम्स में। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। इसके अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया जाता है और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। तो देखो, कभी भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कौन से प्लान के अंडर फॉर्म करी गई है? कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। और वो कब आया था? 1946 में। लेकिन इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अब देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग बैकग्राउंड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। बहुत सारे बैकग्राउंड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स लिए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कुछ लॉयर्स थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, कुछ एजुकेशनिस्ट थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे। इन सब ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन पर काम किया है। सबसे फेमस जो हम सुनते आ रहे हैं आज तक कौन है बताओ? BR अम्बेडकर जी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन ये समझना कि वही मेन थे, किसी एक व्यक्ति का काम था वो सिर्फ BR अम्बेडकर जी का, तो नहीं, ये सही नहीं है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट था। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कलेक्टिव एफर्ट था। ठीक है, अब असेंबली ने लगभग 3 साल तक आर्टिकल्स पर डिटेल डिस्कशन किया था। अलग कमिटीज़ बनी, सजेशंस आए, डिबेट्स हुई, कंसेंसस बिल्ड हुए गए। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक डेलिब्रेटिव डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि हर इम्पोर्टेंट इशू पर सोच विचार के बाद डिसीजन लिया गया। ठीक है, चलो एक बार वापस से रिवाइज करवाती हूँ कि देखो स्टोरी की तरह इमेजिन करते रहो, बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। इसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जाती है, जिसकी सबसे पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे इसमें बहुत अलग अलग डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे, डिफरेंट बैकग्राउंड के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इस ग्रुप में लॉयर भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। इन सब ने मिलकर काम करा कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, इनमें से सबसे फेमस नाम कौन सा है? BR अम्बेडकर जी। बट सिर्फ BR अम्बेडकर जी ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, कलेक्टिव एफर्ट्स था पूरी असेंबली का। ठीक है, अब ये जो असेंबली थी ये 3 साल तक, 3 इयर्स तक आर्टिकल्स पे डिटेल डिस्कशंस करती थी, अलग अलग कमिटीज़ बनाती थी, सजेशंस आते थे, डिबेट्स होती थी। और इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक डेलिब्रेटिव डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इसमें हर एक पॉइंट पे, हर एक लॉ पे, हर एक आर्टिकल पे बहुत सोच विचार किया गया है।
चलो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा वो कब आया, अडॉप्ट कब हुआ। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ, तो अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जो 26 जनवरी की डेट पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को याद रखते हुए चूज की गई थी। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है, हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कैबिनेट मिशन आया, पूरी डेलिब्रेटिव डिबेट्स हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद 26 नवंबर को अडॉप्ट करा और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये पूरी प्रोसेस हमें डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस डायलॉग्स और कंसेंसस के बेसिस पे बनते हैं। कोई अगर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनेगा तो वो डायलॉग के बेसिस पे और कंसेंसस के बेसिस पे बनता है। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट में, इस स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट है डेट्स याद करना। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946, ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन BR अम्बेडकर जी, और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब करा गया 26 नवंबर 1949, और अफेक्टिव कब हुआ ये 26 जनवरी 1950। अब देखते हैं नेशनल मूवमेंट आइडियल्स रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि चलो मैम ये बताइए कि नेशनल मूवमेंट के जो आइडियल्स हैं, जो नेशनल मूवमेंट के फिलॉसफीज थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली दिखते कहाँ हैं। तो आप लोग सोचिए कहाँ दिखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम प्रीएम्बल्स में इन्हें देख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में इन्हें देख सकते हैं, DPSP में देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज है। ठीक है, इन सब में हम क्या देख रहे हैं, हमारे जो नेशनल मूवमेंट के आइडियल्स थे, फिलॉसफीज थे, वही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन पॉइंट्स में लिखे गए हैं। सबसे पहला कौन सा है, प्रीएम्बल। देखो इसमें जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी जैसे आइडियल्स लिखे गए हैं। ये सिर्फ जो प्रीएम्बल में जो ये वर्ड्स हैं, ये सिर्फ वर्ड्स ही थोड़ी हैं, बल्कि फ्रीडम मूवमेंट के गोल्स की समरी है। इस टाइम पे फ्रीडम मूवमेंट की गोल्स यही तो थी, जस्टिस होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स। एज आई सेड, ब्रिटिश पीरियड के जो एक्सपीरियंसेस थे, उन्होंने ये सिखाया कि सिटीजन्स को बेसिक राइट्स, बेसिकली जो सिटीजन्स होते हैं ना, उनके बेसिक राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक सिटीजन हूँ, ठीक है, तो मेरे जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, वो है मेरे पास, नो प्रॉब्लम, बट उन्हें प्रोटेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमें ब्रिटिश पीरियड के एक्सपीरियंसेस के थ्रू समझ आया। जो थर्ड पॉइंट है वो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये गवर्नमेंट को गाइड करता है कि वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज कैसे बनानी है। इनका ऑब्जेक्टिव है कि एक ऐसा सोसाइटी बनाना जहाँ पे डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस दोनों हो। समझ रहे हो कि ये DPSP क्या करता है, ये गवर्नमेंट को गाइड करता है ना, कि कैसे आपको वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज बनानी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज को अडॉप्ट किया, जिसे डेमोक्रेसी सिर्फ एलाइट तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि हर सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वोट देना है, नहीं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज दिया, अडॉप्ट किया, जिससे डेमोक्रेसी सिर्फ जो है एलाइट तक लिमिटेड नहीं रहे, हर सिटीजन उसमें पार्टिसिपेट कर सके। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारी कंट्री में यही तो है, फेडरलिज्म है बट स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारे पास, यूनिटरी फीचर भी है हमारे पास। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको ध्यान में रखते हुए फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया गया।
लेकिन नेशनल यूनिटी को और कोऑर्डिनेशन को बचाए रखने के लिए सेंटर को भी बहुत इम्पोर्टेंट पावर्स दी गई हमारे इंडिया में। और फाइनली सेक्युलरिज्म और जस्टिस का पॉइंट आता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन्स को इक्वल डिग्निटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है, ये हमें पता है। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि हर इंसान के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल डिग्निटी होनी चाहिए। ठीक है, और इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन कॉलोनियल स्टेट से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरफ ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन कौन से पॉइंट देखे हमने? सबसे पहले हमने देखा प्रीएम्बल में हमारे यहाँ पे कुछ आइडियल्स रिफ्लेक्टेड हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फिर हमने देखा फंडामेंटल राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। डीपीएसपी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसमें ये गवर्नमेंट को गाइड करता है कि उससे कैसे वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज लानी है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, ये अडॉप्ट किया गया जिससे सिर्फ डेमोक्रेसी में एलाइट लोग ही लिमिटेड ना रहे, हर सिटीजन का पार्टिसिपेशन हो। और हमारे यहाँ पे फेडरल जो है स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ पे सेंटर को बहुत इंपॉर्टेंट पावर दी गई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेक्युलरिज्म और जस्टिस बेस्ड है, सो इक्वल डिग्निटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। तो आपको जब भी आप आंसर लिखोगे ना, आंसर लिखते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को फ्रीडम मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अब हम पूरे टॉपिक को एक कंपैरिजन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे अपना जो आंसर है, तो आंसर डायग्राम्स या टेबल्स के साथ जब हम लिखते हैं ना, तो हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है आंसर की या फिर मार्क्स जो होते हैं ना, दोनों बहुत ही इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश पीरियड में, कॉलोनियल हेरिटेज में से हमें क्या क्या मिला? पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिविल सर्विसेज, रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जैसे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क मिले हमें ब्रिटिश पीरियड से। यही तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस मिले थे। लेकिन वहीं पे नेशनल मूवमेंट ने इस इंस्टीट्यूशन को, ये वाले जो इंस्टीट्यूशंस हमने लिए थे, उनको अपने नए पर्पस दिए। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं सब कुछ। जैसे हमारा पार्लियामेंट सिस्टम है, तो पार्लियामेंट पहले कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव था, राइट? कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट था पार्लियामेंट। बट इंडिपेंडेंट होने के बाद वही पार्लियामेंट पीपल की रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बन गई। तो हुआ ना, हमने ब्रिटिश पीरियड से तो ले लिया पार्लियामेंट सिस्टम, हमने लिया ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से, इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट्री सिस्टम का, बट हमने उसको अपना पर्पस दिया, अपनी आइडेंटिटी दी, हमने उसको पीपल की रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बनाया। वैसे ही जुडिशरी पहले कॉलोनियल लॉज को इम्प्लीमेंट करती थी, राइट? आज जुडिशरी सिटीजन्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की प्रोटेक्शन करती है। तो हुआ ना डिफरेंस। सिविल सर्विसेज का रोल भी कितना बदल गया। अब उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो पब्लिक वेलफेयर और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। इसी तरह रूल ऑफ लॉ को इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के प्रिंसिपल्स के साथ स्ट्रेंथन किया गया। इसीलिए जो हमारे स्कॉलर्स हैं ना, देखो, वो कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंटिन्यूटी और चेंज दोनों का एग्जाम्पल है। कि कंटिन्यू करा हमने वो इंस्टीट्यूशन, लेकिन अपने अपने हिसाब से चेंज कर कर करा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। ये हमने पहले वाले पार्ट में भी इसे समझा था। ठीक है, तो समझ आया कि ब्रिटिश पीरियड से हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस लिए, पार्लियामेंट, सिविल सर्विसेज, रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। लेकिन नेशनल मूवमेंट्स ने इन इंस्टीट्यूशंस को लिया और अपने ही तरीके से चेंज करा। ठीक है, हमने एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझा। देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डायग्राम्स और टेबल्स के साथ जब आप आंसर लिखोगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं।
ओके, नाउ लेट्स कंक्लूड एंड रिवाइज आवर लेक्चर। पूरे लेक्चर को समराइज कर लेते हैं एक बार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक सोर्स का रिजल्ट नहीं था, ये हमने समझा। ठीक है, ये दो मेजर एक्सपीरियंसेस का कॉम्बिनेशन था। कौन कौन सा? कॉलोनियल हेरिटेज और इंडियन नेशनल मूवमेंट। एक तरफ तो क्या था? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया हमें। और दूसरी तरफ क्या था? इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसने डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, बहुत कई तरीके आइडियल्स दिए हमें। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे देखो हमारे, उन्होंने ना तो कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया और ना ही उन्होंने बिना बदले अडॉप्ट किया। उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को कंबाइन करके एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिया को। ठीक है, इसी वजह से देखो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को है ना, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इट्स अ वेरी प्राउड थिंग, राइट? देखो, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमेशा इस टॉपिक को ना 3 हेडिंग्स पे प्रिपेयर करना। कॉलोनियल हेरिटेज में, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल मूवमेंट में, और फिर उसका क्रिटिकल असेसमेंट देना, कंक्लूजन अच्छे से देना, डिफरेंशिएशन अच्छे से रिप्रेजेंट करना। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ना, इससे आपका आंसर लॉजिकल और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। So that was it for today's lecture. Making of Indian Constitution is now complete. आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर थोड़ा भी समझ आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी पॉलिटिकल सेज। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।